हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के अध्याय 3 के पार्ट 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको पार्ट 2 इस जो हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज, उसके संदर्भ में ये लेक्चर 2 है। इसमें आज उसके आगे के घटनाक्रम को हम और आप एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल कर सकें। तथा अगर आप इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें ताकि जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल से संबंधी मिलती रहे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में हमारा जो ये पहला टॉपिक हमारे समक्ष दिख रहा है, बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इंग्लिश में तो कहें तो इसको डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो अब हम इसके कार्यों को देखेंगे कि ये क्या है, बांध क्या है और इसका क्या क्या उपयोग है। तो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई परियोजना को बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी कि वह परियोजनाएं, वह प्रोजेक्ट, वह प्लान्स जिनको बनाए जाते हैं कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जैसे एक ही कोई वस्तु हो और उससे हमारा कई काम हो जाए तो उसी को बहुउद्देशीय उस वस्तु कहेंगे। तो इसी तरह हमारा ये जो हमारी परियोजनाएं हैं, बांध जो है वो हमारी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। उससे हम लोग बिजली बनाते हैं, सिंचाई करते हैं, बाढ़ का नियंत्रण करते हैं, आदि भी कई कार्य इसे जो बांध से हम लोग करते हैं। ये बांध का आपको एक चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं कि बांध कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए आगे की परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। आगे है सिंचाई और विद्युत। यानी कि सिंचाई और विद्युत कैसे होता है, बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई कैसे किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो सिंचाई भी इन परियोजनाओं का एक उद्देश्य है। यानी कि इन परियोजनाओं को सिंचाई के लिए भी बनाया गया है। नहरों पर बांध बनाकर नहरों के माध्यम से खेतों को सींचना। ये हम लोग नहरों पर जब बांध बना देते हैं तो उससे यहाँ पे ये जो नहरों हैं, यहाँ पे नदियाँ होनी चाहिए। तो नदियों पे बांध बनाकर हम लोग नहरों के माध्यम से खेतों को सींचते हैं। और जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये हमारी नहर है और ये हमारे एक खेत तक जाएगी और उस खेत को जल युक्त कर देगी, उस खेत को सींच देगी। अगला है, हम जल विद्युत बनाने में इसका उपयोग देखते हैं। तो जल विद्युत निर्माण भी इन परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी कि इस परियोजना को जल विद्युत निर्माण के लिए भी इस परियोजना का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत बनाने के लिए भी बांध का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई से जल गिराकर टरबाइन चलाई जाती है। बिजली हम कैसे बनती है, हम इसको चलिए देखते हैं। तो इस चित्र को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ होता है। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे हमारा एक टरबाइन लगा हुआ है और जब ये हमारा मान लीजिए बांध है तो इस बांध से जब हम लोग पानी को छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ रफ्तार से आता है। और जब इस टरबाइन को चलाया जाता है तो इसको जब घुमाते हैं तो इससे बिजली का करंट उत्पन्न होता है और यहाँ पे एक यंत्र लगा होता है जो उस करंट को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसको हम आगे की सप्लाई में भेज देते हैं। तो हमने जल विद्युत के बारे में समझ लिया है। तो चलिए आगे की वीडियो में आगे की कहानी को जान लेते हैं। तो बांध परियोजनाओं के लाभ, अब हम अगली टॉपिक यही है और इसी को हम देखने जा रहे हैं कि जो ये हमारे बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं
उससे हमें क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, एडवांटेजेज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं ये, वर्षा जल संग्रहण में जल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, नौ परिवहन, मनोरंजन और मृदा अपरदन, इसके सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही इसमें सब में हमें लाभ मिलता है। यानी जो ये हमारा जो बांध होता है, तो बांध में पानी को रोक लिया जाता है, और जब बरसात का भी सीज़न आता है तो पानी को रोक लिया जाता है, उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। वर्षा जल संग्रहण, यानी कि जब बांध पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है तो उससे हमारा जो वर्षा जल है उसका संग्रहण का कार्य भी हो जाता है। जल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, नौ परिवहन, मनोरंजन, मृदा अपरदन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक व्यक्ति इस बांध के पानी में नौका चला रहा है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति इस चित्र में ये मत्स्य मछलियों को पकड़ रहा है, और हम पीने के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों में बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं से इन सब चीज़ों में लाभ मिलता है। अब चलिए हम इनसे एक एक करके हम और आप इनसे हुई हानियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं से केवल लाभ ही लाभ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम इनके हानियों को भी देख लेते हैं। तो बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण से हमारा बहुत सारा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है, जिससे कृषि, वानिकी व आवास डूब जाता है, जिससे लोगों का घर जो अगल बगल गांव में, उस गांव में रहते हैं लोग, उनका आवास डूब जाता है, उनके खेत डूब जाते हैं उस बांध में। तो परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं व लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। यानी कि जो जल में जीव जंतु रहते हैं और जो पृथ्वी पर, जो भूमि पर जो जीव जंतु रहते हैं, और हम लोग अगर उस गांव में, अगर उस गांव के बगल किसी गांव में रहते हैं, तो वहां से सभी लोगों को हटा दिया जाता है, इससे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। ऐसा ही एक बार एक बांध बना, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन उसमें चल गया था, क्योंकि जो बांध इसमें बना, तो नर्मदा नदी के ऊपर जब ये बांध बना, तो आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, लोग विस्थापित हो चुके हैं नर्मदा नदी के बगल से। नर्मदा नदी पे बांध बन रहा था, तो इसी कारण इन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो आगे की हम बारे में बात करते हैं। बांध बनाने से नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, जिससे तलछटीय जमाव होने लगता है। जब हम बांध बनाते हैं तो पानी हमारा एक ही जगह पर स्टोर हो जाता है, जिससे जो पानी का प्राकृतिक बहाव है वो रुक जाता है, वो एक ही जगह पे स्थित हो जाता है पानी, जिससे तलछटीय जमाव होता है। इसके कारण जीवों के आवास, यानी कि जो जीव उसमें रहते हैं, उनके घर पे और भोजन में कमी आती है। जब तलछटीय जमाव हो जाएगा, तो जब धाराएं चलती रहती हैं तो मछलियां और मछलियों के घास फूस ये सब आती जाती रहती है, चलती रहती हैं, मछलियां भी चलती रहती हैं। और जब तलछटीय जमाव हो जाएगा तो उनके आवास और भोजन में कमी होने लगती है। आगे देखते हैं, बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ बढ़ता है, जिससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। और बांध बनाने के एक और नुकसान है कि जब धरातल पर जब बोझ पड़ता है तो भूकंप की स्थिति उसमें आ जाती है बांध बनाने से। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बांध के अगल बगल के क्षेत्र हैं, तो इससे जब तलछटीय जमाव हो जाता है और जब पानी बहुत ज़्यादा एकत्रित एक स्थान पे हो जाता है, तो इससे पृथ्वी पर बोझ बढ़ता है और इससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आगे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आगे अब हमने बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इनसे लाभ और हानि, इनके लाभ और हानि को भी डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वर्षा जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्षा के जल को हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, तो इसका हम लोग संग्रहण किस किस प्रकार से करते हैं, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है।
उदाहरण तालाब व गड्ढे। तालाब और गड्ढे से प्राचीन काल से ही हम लोग पानी का और वर्षा जल का संग्रहण करते आ रहे हैं। और बारिश में छत के पानी का संग्रहण भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं। हम लोग जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ये घर होता है और एक ये घर है। इसमें जब छत से जब पानी कोई गिरता है तो इसमें बड़े बड़े पाइप लगा दिए जाते हैं और उनको एक टैंक से जोड़ दिया जाता है। और जब वर्षा होती है तो जब छत से पानी नीचे आता है तो उसी टैंक में जाके जमा हो जाता है, जिससे ये छत वर्षा जल संग्रहण है। ये भी एक प्रकार का वर्षा जल संग्रहण का उदाहरण है। आगे हम चलते हैं और विभिन्न प्रकार के वर्षा जल संग्रहण के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में भी लोग टांका या भूमिगत टैंक कुछ इस प्रकार का, जैसे कि नीचे चित्र में दिया गया है, इस प्रकार के टैंक को वो लोग बनाते हैं और इसमें जल को सुरक्षित रख लेते हैं अपने यूज के लिए। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में बरसात के जल को संरक्षित करने की तकनीक थी। इसमें जल को घरों में मिट्टी या ईंटों से बनी गड्ढों में जमा किया जाता है। इसे कुंड भी कहते हैं और इसको कुंड भी कहा जाता है। जो ये हमारा चित्र दिख रहा है, ये हमारे एक टांका का चित्र है। टांका या भूमिगत टैंक का चित्र है। ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बीकानेर के क्षेत्र में, फलोदी और बाड़मेर, इस सब अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस तरह के हमें टैंक देखने को मिलते हैं। इनमें जल को सुरक्षित रखा जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान के कुछ ही इलाकों में देखने को मिलते हैं। आगे चलिए, टांका के संदर्भ में हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। तो टांका के संदर्भ में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलोदी व बाड़मेर, लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए टांका बना होता है। यानी कि बीकानेर में, फलोदी में और बाड़मेर में, राजस्थान के जितने भी अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं उनमें पीने के पानी को इकट्ठा किया जाता है, टांका उसके लिए बना होता है। तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से, ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये टांका का एक चित्र है। तो इससे भी राजस्थान में वर्षा का जल संग्रहित होता है। आगे हम खादिन के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। एक हमारा टांका के ही समान एक और दूसरी तकनीक है, उसको खादिन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। खादिन मिट्टी का बना बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जो ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित की जाती है, जहां एक के बाद एक खादिन बने होते हैं। सभी खादिन आपस में जुड़े होते हैं। जैसलमेर में खादिन के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो ये खादिन मुख्यतः हम देखते हैं कि राजस्थान के, हमारे जो प्यारा राजस्थान है भारत के संदर्भ में, जो राजस्थान है, तो राजस्थान में ही मुख्य रूप से खादिन हमारे पाए जाते हैं। और उनके जैसलमेर यानी कि शुष्क इलाकों में ये खादिन बने होते हैं। जब वर्षा का जल, जब पानी बरसता है ज़मीन पे, तो इसमें ये कुछ ढलुआ होते हैं। तो इन पे ये जो खादिन होते हैं, इनमें जाकर पानी हमारा स्टोर होता रहता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक खादिन ये है और दूसरा खादिन ये यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि एक खादिन, आपस में सभी खादिन जुड़े होते हैं। ये ढाल वाली ज़मीन पे बनाए जाते हैं। तो खादिन भी एक प्रकार का हमारा तकनीक रहा वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में यानी कि अर्ध क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और खादिन के बाद जोहड़ के संदर्भ में कुछ बातचीत कर लेते हैं। जोहड़ भी वर्षा के जल को संग्रहित करने का एक उपाय है। तो चलिए जोहड़ के बारे में बात कर लेते हैं। जोहड़ शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों से में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। यानी कि वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए इसको भी बनाया गया है। इसमें गड्ढे व तालाबों को जोहड़ के नाम से जाना जाता है।
गड्ढे या तालाब जो हमारे होते हैं उनको हम खेतों तक जोड़ देते हैं और उससे खेतों की सिंचाई करते हैं। जब वर्षा के जल को हम एकत्र कर लेते हैं और उसको गर्मियों के समय में उससे खेतों की सिंचाई करते हैं, उनका हम संग्रहण या फिर गड्ढे में करते हैं या फिर तालाब में, तो उनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग सिंचाई व जल संरक्षण में होता है। इसका उपयोग मुख्यतः सिंचाई के लिए और जल के संग्रहण के लिए होता है। नीचे आप जोहड़ का चित्र देख सकते हैं। तो आगे के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अगली टॉपिक है हमारी, यानी कि ड्रिप इरिगेशन इसको कहेंगे। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली यानी कि बांस के द्वारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ड्रिप माने एक एक बूंद पानी एक एक पौधे पे देते रहना, जिससे पानी बचता भी रहे और पौधे भी अपना ज़रूरत के अनुसार पानी पा सकें। तो इसको बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। तो इस प्रणाली में देखिए, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में खासकर मेघालय के क्षेत्र में नदियों व झरनों के नीचे के पानी को बांस के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी लाया जाता है, जिसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। यानी कि मेघालय के पूर्वोत्तर भारत में खासकर मेघालय के क्षेत्र में इस तरह की सिंचाई होती है। वहाँ पे कई बांस को आपस में जोड़ दिया जाता है एक पाइप की तरह, और इनको जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो इस चित्र में एक एक बांस को जोड़ दिया जाता है और इससे खेतों के एक एक पौधे तक पानी को पहुंचाया जाता है। इसे ही बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। और ये लेक्चर और ये पाठ आज हमारा यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इस तरह के वीडियो आते रहें वो आपको मिलते रहें। तो ये चैप्टर आज यहीं पे क्लोज हो गया है। अब हम मिलते हैं अगला चैप्टर पार्ट 4 कृषि लेकर आपको, और इसका भाग 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भाग 1 को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।